हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग देख रहे हैं पीटी 365 पॉलिटी की। तो हम लोग ने काफ़ी सारे टॉपिक कर लिए हैं, अब आगे के देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 पेशा अधिनियम को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। तो देखिए, किसने? छत्तीसगढ़ ने। कब? विश्व आदिवासी दिवस जब होता है उस पर जो पेसा एक्ट है 1996 का, उसको लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। देखिए, एक्ट होता है, कानून होता है, पर उसको लागू करने के लिए कुछ नियम भी बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो उन नियमों को अधिसूचित किया है छत्तीसगढ़ ने। पहले पढ़ लेते हैं हम। अन्य संबंधित क्या है? पेसा नियमों को अधिसूचित करने के साथ ही छत्तीसगढ़ इस प्रकार के नियम बनाने और पेसा कानून को लागू करने वाला देश का 7वां राज्य बन गया है। इससे पहले पेसा अधिनियम को लागू करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना है। तो देखिए, पेसा नियमों को अधिसूचित करने के साथ क्या है, जो छत्तीसगढ़ है उसने ऐसे नियम बनाने वाला और ऐसा पेसा कानून को लागू करने वाला देश का 7वां राज्य बन गया है। ठीक है, और बाकी के 6 राज्य कौन से हैं तो वो आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश ने मतलब ऐसे नियम बनाए होंगे, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना। पेसा अधिनियम 1996 के बारे में देखेंगे। पेसा अधिनियम 1996 को दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर पारित किया गया था। इसका उद्देश्य जनजातियों का सशक्तिकरण करना और उन्हें मुख्य धारा में लाना है। तो जो पेसा एक्ट है 1996 का, उसे किसकी, जो ये नाम बहुत अच्छे से याद रखिए, दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर इसकी पारित हुआ था। मेन इसका मोटिव क्या था कि जो जनजाति हैं, ठीक है, वो काफ़ी पिछड़ी रहती है, उनका सशक्तिकरण करना, उन्हें मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में लाना। पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में पेसा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु नोडल मंत्रालय है। तो नोडल मंत्रालय कौन है? जो पेसा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करता है वो पंचायती राज मंत्रालय, नाम से ही आपको याद हो जाएगा। पेसा अधिनियम को संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, अलग से शक्तियाँ दी गई हैं उस जगह के लिए उसको, उसमें, तो इसीलिए इसे संविधान के भीतर संविधान कहते हैं। यह अधिनियम संविधान के भाग 9 के प्रावधानों के अनुच्छेद 244 का क्लॉज 1 के अंतर्गत आने वाले 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करता है। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। इस प्रकार आर्टिकल 244(1) को कुछ संशोधनों और वादों के साथ अनुसूची 5 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। देखिए, ये जो अधिनियम है, तो वो जो संविधान का भाग है 9, ठीक है, उसका जो प्रावधान है 9 के प्रावधानों को, जो आर्टिकल है 244 का क्लॉज 1 के अंतर्गत आने वाले जो 10 राज्य हैं उनके अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करता है। ठीक है, उन क्षेत्रों में ये लागू होता है। ठीक है, ये अधिनियम जो संविधान का भाग 9 का के प्रावधान के जो आर्टिकल 244(1) है उसके अंतर्गत आने वाले 10 राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उसमें लागू होता है, उनमें लागू करता है। और पंचायत भाग 9 पंचायतों से रिलेटेड है। इस संबंध में देखिए, पंचायत क्या होता है? स्थानीय जो शासन करने के लिए पंचायतें वगैरह, ठीक है, प्रावधान किए गए। लेकिन जनजातीय क्षेत्रों की स्पेशल नीड्स होती हैं, ठीक है, तो उनके लिए पेसा एक्ट हो गया। इन संबंध में जो आर्टिकल 244(1) है को कुछ संशोधनों अपवादों के साथ अनुसूची 5 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। तो इस आर्टिकल को अनुसूची 5 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। ये 10 राज्य जो बताए गए हैं, जिन 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करता है वो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना है। अब इनमें से किन किन ने नियम बना लिए मैंने आपको बताया था, तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना नियम बना लिए हैं। और छत्तीसगढ़ ऐसा 7वां राज्य है। अब देख लेते हैं। देखिए, पेसा के अंतर्गत ग्राम सभाओं की मुख्य शक्तियाँ क्या है? पेसा के अंतर्गत होता है ग्राम सभा, उसकी मुख्य शक्ति क्या है? अलग से पूछ सकते हैं। भूमि अधिग्रहण के मामले में अनिवार्य परामर्श की शक्ति, अनुसूचित क्षेत्रों में दूसरे लोगों द्वारा भूमि की खरीद को रोकने और बेची गई या हस्तांतरित भूमि पर पुनः कब्जा दिलाने की शक्ति। देखिए, भूमि अधिग्रहण सबसे ज़्यादा क्या होता है? जनजाति लोगों की भूमि ना छीने, ठीक है, सबसे बड़ी बात। तो अगर भूमि अधिग्रहण करना है तो परामर्श लेना पड़ेगा, अनिवार्य। अनुसूचित क्षेत्रों में अगर मान ली उस क्षेत्र में कोई भूमि खरीदता है या फिर वहाँ बेच दी गई या हस्तांतरित कर दी गई, तो उस पर पुनः कब्जा दिलाने की शक्ति होती है और बेचने से रोकने की शक्ति होती है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत और स्थानीय योजनाओं से संबंधित संस्थाओं एवं कार्मिकों पर नियंत्रण की शक्ति। ठीक है, तो सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत तथा स्थानीय योजनाओं से संबंधित संस्थाओं, जो स्थानीय योजनाओं से संबंधित संस्थाएं होती हैं, कार्मिक कर्मी होते हैं, उन पर नियंत्रण की शक्ति होती है। लघु जल निकायों के प्रबंधन और गौड़ वन उपज के स्वामित्व की शक्ति। ठीक है,
यहाँ पे ये आ चुका है क्वेश्चन, तो गौड़ की जगह अगर वो लघु कर देंगे तो बहुत ध्यान से इसलिए पढ़ना पड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो लघु जल निकायों के प्रबंधन, जो छोटे जल निकाय होते हैं, और गौड़ वन उपज के स्वामित्व की शक्ति, ठीक है, जो गौड़ वन उपज होते हैं। शराब की बिक्री खपत को विनियमित और प्रतिबंधित करने, ग्रामीण बाजारों के प्रबंधन, अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋण को नियंत्रित करने की शक्ति। तो शराब की बिक्री, ठीक है, अगर हो रही खपत या फिर खपत, उसको रेगुलेट करना, प्रतिबंधित करना, ग्रामीण बाजारों का मैनेजमेंट करना, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, उनको ऋण जो दिए जाते हैं उनको नियंत्रित करने की शक्ति, ठीक है। विकास परियोजनाओं के कारण प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्बहाली तथा गौड़ खनिजों हेतु पूर्वेक्षण लाइसेंस, खनन पट्टे की पूर्व मंजूरी की शक्ति। देखिए बहुत सारी विकास परियोजनाएं वहाँ चलाई जा रही है, उसके कारण क्या है, लोगों को इधर उधर मतलब पुनर्वास करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए विकास परियोजना के कारण जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके पुनर्वास, पुनर्बहाली और गौड़ खनिजों के पूर्वेक्षण लाइसेंस और अगर खनन पट्टे की पूर्व मंजूरी की शक्ति होती है। अब देखेंगे पेसा अधिनियम जो है 1996, उसकी अन्य विशेषताएं क्या है। प्रथागत कानूनों के अनुरूप पंचायतों के संबंध में राज्यों द्वारा बनाए जाने वाले कानून जनजातीय समुदाय के प्रथागत कानूनों, उनकी सामाजिक धार्मिक प्रथाओं तथा सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन की पत्तियों के अनुरूप होंगे। देखिए जो जनजाति होते हैं उनकी अलग प्रथाएं होती हैं, ठीक है, अलग कुछ ऐसे कानून होते हैं। तो जो पंचायत के संबंध में जो राज्य कानून बनाएगा वो जनजातीय समुदाय की जो प्रथा है उनके अनुरूप, ठीक है, और उनके सामुदायिक संसाधनों, उनका क्या होता है, उनके संसाधनों पर सामुदायिक नियंत्रण होता है। तो सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन की पद्धतियों के वो अनुरूप होंगे। ग्राम सभा, प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होगी। यह ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल है। तो मैंने आपको बताया ग्राम सभा की भी शक्तियाँ, तो प्रत्येक गांव में होगी एक ग्राम सभा और ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए जो मतदाता सूची है उसमें शामिल है। ग्राम सभा की भूमिका और दायित्व। ग्राम सभा के पास गांव के विकास संबंधी कार्यों को मंजूरी देने, लाभार्थियों की पहचान करने, धन के उपयोग का प्रमाण पत्र जारी करने का उत्तरदायित्व होगा। तो ग्राम सभा के पास जो भी गांव के विकास संबंधी कार्य होंगे उनको मंजूरी देने का, उसके जो लाभार्थी होंगे जिनको बेनिफिट मिल रहा होगा उनकी पहचान करने, धन के उपयोग का प्रमाण पत्र जारी करने, इसका उत्तरदायित्व होगा। इसके अतिरिक्त उनके पास सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं, पदाधिकारियों पर, स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण रखने की शक्ति होगी। इसके अलावा उसके पास सभी सामाजिक क्षेत्रों में जो संस्थाएं हैं, पदाधिकारी है, स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण रखने की शक्ति होगी। प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं, रीति रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संस्थानों तथा विवाद समाधान के पारंपरिक तरीकों की रक्षा और संरक्षा करेगी। ठीक है, तो ग्राम सभा क्या है, लोग उन जो जनजाति है उनकी जो लोगों की जो परंपराएं, रीति रिवाज है, उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है, विवाद समाधान के जो उनकी पारंपरिक तरीके हैं उनकी रक्षा करेगी। आरक्षण, प्रत्येक पंचायत में जनजातीय समुदायों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित न्यूनतम 50% होगी। तो प्रत्येक पंचायत में जो जनजातीय समुदाय उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होंगी, मिनिमम 50%। पंचायत के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के पद भी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे। जो अध्यक्ष के पद है वो भी जो एसटीज है उनके लिए आरक्षित होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पढ़ा कई सारी चीज़ें कि अभी छत्तीसगढ़ ने पेशा को लागू करने के लिए नियम बनाए हैं। फिर हमने ग्राम सभा की शक्तियाँ पढ़ी, ठीक है, क्या क्या उसकी शक्ति होती है वो हमने देखी। इसके बाद ऐसा छत्तीसगढ़ 7वां राज्य बन गया और इसकी सिफारिश पेशा एक्ट की करी थी दिलीप सिंह भूरिया समिति ने। ठीक है, ये याद रखिए, आर्टिकल 244 1 और 9 पार्ट। ठीक है, बाकी जो है हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हैं, देखिए लाभ का पद, आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स बहुत बार सुना होगा कि वो लाभ के पद पर ना हो। व्हाट इज़ लाभ का पद। झारखंड के राज्यपाल ने कुछ समय पूर्व लाभ का पद धारण करने के लिए मुख्यमंत्री को विधायक के रूप में अयोग्य ठहराए जाने का मामला भारतीय निर्वाचन आयोग को भेजा था। क्यों न्यूज़ में है, तो झारखंड के जो राज्यपाल हैं उनने कुछ समय पहले लाभ का पद धारण करने के लिए मुख्यमंत्री को, मतलब उनने जो मुख्यमंत्री थे उनको अयोग्य ठहराया था। ठीक है, विधायक के रूप में मुख्यमंत्री को अयोग्य ठहराया था क्योंकि लाभ के पद पर होंगे। ठीक है, ये मामला उन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग को भेजा था। लाभ के पद की व्याख्या एक ऐसे दर्जे के रूप में की जाती है जिसके पद धारण करने वाले लोगों को कुछ वित्तीय लाभ, पारिश्रमिक या फायदा मिलता है। लाभ का पद, नाम से ही पता हो रहा है कि कुछ लाभ मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति, मतलब ऐसे दर्जे के रूप में की जाती है जिसे पद धारण करने वाले लोगों को कुछ या तो वित्तीय लाभ मिल रहा है, पारिश्रमिक या फायदा मिलता है। इसे
इसे संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में परिभाषित नहीं किया गया है। तो लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है कहीं भी। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 102 का क्लॉज 1 और आर्टिकल 191 का क्लॉज 1 के तहत क्रमशः एक सांसद और विधायक या विधान परिषद का सदस्य को केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करने से रोकता है। ठीक है, तो एक सांसद या विधायक केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। इस प्रावधान के तहत केंद्र सरकार इन प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद को लाभ का पद नहीं माना गया है जिन्हें संसद के कानून द्वारा अलाभकारी घोषित किया है। तो संसद के कानून द्वारा जिनको अलाभकारी पद घोषित किया गया है उन्हें लाभ का पद नहीं माना जाता। लाभ के पद के संबंध में अयोग्यता के निर्धारण का प्रश्न राष्ट्रपति या राज्यपाल को भेजे जाने का प्रावधान है। अगर मान लीजिए माना जा रहा है कि कोई लाभ के पद पर है तो और इसलिए अयोग्य है, तो उसका निर्धारण का प्रश्न कौन, राष्ट्रपति या राज्यपाल को भेजा जाएगा। हालांकि उन्हें इस मामले में चुनाव आयोग की राय प्राप्त करनी होगी और उसी के अनुरूप वे निर्णय लेंगे। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल चुनाव आयोग की राय प्राप्त करना होगा उन्हें और उसी के अनुरूप वो निर्णय लेंगे। ठीक है, तो ये जो लाभ का पद है वो परिभाषित नहीं है, बट इसका मतलब, ठीक है, इसकी लाभ के पद की परिभाषा संविधान में या फिर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में नहीं है, लेकिन आर्टिकल 102 का 1 और 191 का 1 जो है वो बताता है केंद्र राज्य सरकार के अधीन मतलब कोई सांसद या विधायक वो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं कर सकता। लाभ का पद मतलब जिसमें कुछ वित्तीय लाभ है, पारिश्रमिक है, फ़ायदा है। ठीक है, और फिर यहाँ हमने देखा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल देखता है इस प्रश्न को, चुनाव आयोग की उसको राय प्राप्त करनी होती है इसलिए। तो नेक्स्ट देखते हैं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लैट्स नियम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम रूल्स। देखिए क्या हुआ है, वित्त मंत्रालय ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लैट्स नियमों में संशोधन किया है। जो वित्त मंत्रालय है उसने जो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है उसके कुछ नियमों में संशोधन किया है। क्या किया है, जिसके तहत MP लैट्स निधि पर जमा होने वाले ब्याज को भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा। देखिए MP लैट्स में क्या होता है, जो सांसद होता है उसको ना पैसे मिलते हैं, ठीक है, विकास के लिए, ठीक है, 5 करोड़ मिलते हैं। अब देखिए पैसे पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, है ना, तो वो ब्याज जो है अब वो भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा। ठीक है, बात समझ गए, ये चेंज हुआ है कि उस पर जो ब्याज मिलता था वो संचित निधि में जमा किया जाएगा। पहले क्या होता था, वो MP लैट खाते में ही उनके अकाउंट में जमा रहता था। इससे पहले क्या था, इस निधि पर अर्जित ब्याज को MP लैट खाते में जमा किया जाता था। इसका उपयोग विकास परियोजनाओं के लिए किया जा सकता था। ठीक है, तो पहले जो इंटरेस्ट मिलता था उसको जो MP लैट्स अकाउंट था उसी में वो जमा हो जाता था इंटरेस्ट। ठीक है, जिसका यूज़ विकास परियोजनाओं के लिए किया जा सकता था। अब कहाँ होगा, अब भारत की संचित निधि में जमा होगा। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य निधियों का समय पर आवंटन और कुशल उपयोग सुनिश्चित करना है। तो ऐसा संशोधन क्यों किया गया कि जो फंड मिलता है उसका एक तो समय पे आवंटन हो, ठीक है, समय पे बांटा जाए, उसका अच्छे से यूज़ किया जाए। MP लैट्स को 1993 में शुरू किया गया। MP लैट्स को कब स्टार्ट किया गया, ये स्कीम कब स्टार्ट हुई, 1993 में। ये सांसदों को स्थानीय स्तर पर महसूस की गई ज़रूरतों के आधार पर पूंजीगत प्रकृति के विकास कार्यों को संपन्न कराने की सिफारिश का अधिकार देता है। मान लीजिए कोई सांसद है, उसको कोई काम कराना है, मान लीजिए, ठीक है, सड़क बनवानी है, स्कूल, कुछ भी काम करवाना है, तो क्या होता है कि वो अगर स्थानीय स्तर पर वो महसूस करता है कि कोई मतलब ऐसा काम कराने की ज़रूरत है, तो पूंजीगत प्रकृति के विकास कार्यों को संपन्न कराने की सिफारिश करने का अधिकार देता है कि ये काम कर दीजिए। तो इसके तहत प्रत्येक सांसद को क्या होता है, 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की दर से 2.5 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में फंड जारी किया जाता है। तो क्या होता है, 5 करोड़ रुपए पर एवरी ईयर सांसद को मिलते हैं 2.5 करोड़ की 2 किस्तों में। प्रत्येक वर्ष सांसद को निम्नलिखित अनुपात में इस निधि से कार्य की सिफारिश करनी होती है। तो कैसे वो मतलब कितना, आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अनुसूचित जाति जो शेड्यूल कास्ट है उसकी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए MP लैट निधि पर कम से कम 15%, ठीक है, जो SC वाला क्षेत्र है उस पर कम से कम 15% खर्च करना है, ठीक है, उन क्षेत्रों के लिए इस फंड में से, ये ध्यान रखिए 15%। और जो ST है, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब की आबादी वाली क्षेत्रों के लिए MP लैट निधि का 7.5%, तो उस फंड का 7.5% ST क्षेत्रों के लिए। MP लैट्स के अंतर्गत निधियाँ व्यक्तिगत नहीं होती, अतः इनका उपयोग नहीं होने पर भी निधि वैसी ही बनी रहती है। मान लीजिए वो यूज़ नहीं हो पाया, ठीक है, पूरा पैसा, तो क्या होता है कि वो लैप्स नहीं होगा, ठीक है, वो निधि वैसी ही बनी रहेगी। जिला स्तर पर इस योजना के तहत कार्यों के समग्र समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए जिला प्राधिकरण जिम्मेदार है। तो देखिए जो भी काम है उसका पर्यवेक्षण, मतलब काम कैसा हुआ है ये सब देखने के लिए, समन्वय देखने के लिए, पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, जिला प्राधिकरण होता है जिम्मेदार। ठीक है, याद रखिए
जिला प्राधिकरण को प्रतिवर्ष कार्यान्वयन के तहत कम से कम 10% कार्यों का निरीक्षण करना होगा। तो जो जिला प्राधिकरण होता है उसको हर वर्ष कम से कम 10% कार्यों का निरीक्षण करना होता है। ठीक है, जो काम हुआ है उसका 10% देखना होता है जाके। योजना के कार्यान्वयन के लिए नीति निर्माण, निधि जारी करने, निगरानी तंत्र निर्धारित करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी जिम्मेदार है। तो जो योजना होती है उसकी कार्यान्वयन के लिए नीति निर्माण करना, ठीक है, निधि जारी करना, उसकी निगरानी करना, ये सब कौन करेगा? मॉस्पी करता है। ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो ये हमने देखी एमपी लाइट स्कीम। क्या चेंज हुआ है कि जो इंटरेस्ट होगा वो संचित निधि में जमा किया जाएगा। एमपी लाइट स्टार्ट हुई थी 1993 में। सांसद को 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, ये याद रखिए। एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% इसका यूज़ होगा। इस और जिम्मेदार कौन होता है इसको देखने के लिए? जिला प्राधिकरण। ठीक है, 10% कार्य का निरीक्षण करेगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आपको लगता है वो डायरेक्ट कुछ पूछेंगे? नहीं, इतना बेसिक में जाके आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर कन्फ्यूज़न होगा तब, इसलिए अभी इसे ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सारे कार्य के लिए मॉस्पी रहता है हमारा मंत्रालय। अब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा। नेवा प्रणाली को नागरिक और विधानमंडलों के सदस्यों के उपयोग के लिए विकसित किया गया। देखिए नेवा जो प्रणाली है, नेवा सिस्टम, उसको जो नागरिक है, ठीक है, और जो विधानमंडल है, विधानमंडल के सदस्य है, उनके यूज़ के लिए डेवलप किया गया। अब कैसे? इसमें विधायी निकायों के से संबंधित सभी कार्यों और डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी विधायी निकाय हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जो भी काम होगा उसके डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका नागरिक यूज़ कर सकते हैं और विधानमंडल के सदस्य यूज़ कर सकते हैं। ई विधान को नेवा के रूप में पुनः नामित किया गया। तो इसका पहले नाम होगा ई विधान, बाद में इसको नेवा कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्रालय नेवा को शुरू करने के लिए नोडल मंत्रालय है। तो इसका नोडल मंत्रालय कौन है? संसदीय कार्य मंत्रालय। नेवा का लक्ष्य देश के सभी विधायिकाओं को एक मंच पर लाना है ताकि एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके। एक तरीके से देखिए हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, सारा डेटा ऑनलाइन आ रहा है। तो इसका लक्ष्य क्या है कि देश की जितनी विधायिकाएँ हैं उनको एक मंच पर लाना, उनकी डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके। अगर आपको कुछ देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। ये विभिन्न राज्य विधानसभाओं से संबंधित सूचनाओं को सुव्यवस्थित करने और दिन प्रतिदिन के कामकाज में कागज के उपयोग को समाप्त करने में भी मदद करेगा। अब कौन इसमें आ रहा है? देखिए जितनी भी राज्य विधानसभाएं हैं उनका समझ लीजिए पूरा डाटा ऑनलाइन रहेगा, और जो नागरिक हैं और जो विधानमंडल के सदस्य हैं वो उपयोग कर सकते हैं। तो विभिन्न राज्य विधानसभाओं से संबंधित सूचनाओं को सुव्यवस्थित करने, उनका डेली का जो कामकाज होता है उसमें कागज का उपयोग को समाप्त करने में मदद मिलेगी। तो नेवा याद रखिए, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, सारा जो राज्य विधानसभा है उनका डेटा ऑनलाइन, ये याद रख लीजिए बस। नोडल मंत्रालय याद रख लीजिए, संसदीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, जिला का निर्माण उत्साधन, क्रिएशन एबोलिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने 7 नए जिले बनाए हैं। देखिए जो पश्चिम बंगाल है उसने 7 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, 7 नए जिले बनाए हैं। जिलों का निर्माण विघटन कैसे किया जाता है? अब देखिए ये पूछा जा सकता है ना, तो अगर आप, हो सकता है ये आपने नहीं पढ़ रखा हो क्योंकि इतनी बहुत बेसिक चीज़ें भी बुक्स में नहीं मिलती। इस संबंध में संपूर्ण शक्ति राज्य सरकार में निहित है। अब देखिए इसमें केंद्र का वो नहीं है पार्ट। जिलों का अगर निर्माण करना है, विघटन करना है, कोई जिला बनाना है या उसका एबॉलिशन करना है, ठीक है, निर्माण करना है, विघटन करना है, तो शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार में निहित है। राज्य सरकार विधानसभा में एक कानून पारित कर या केवल एक आदेश जारी कर नए जिले का निर्माण या विघटन कर सकती है। तो कोई भी जो राज्य सरकार है तो वो विधानसभा में एक कानून पारित कर, ठीक है, या केवल एक आदेश जारी कर, केवल आदेश देकर नए जिले का निर्माण और विघटन कर सकती है। इसकी अधिसूचना को राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, फिर राजपत्र में से अधिसूचित किया जाएगा। इस मामले में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, ये याद रखिए, केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। राज्य सरकार चाहे तो जिले बना सकती है, हटा सकती है। हालांकि किसी जिले या रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है। लेकिन आपको जिले के नाम बदलना है या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना है तो केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल ने 7 नए जिले बनाए हैं, तो इस पर आ सकता है कि इसकी शक्ति किसमें होती है, तो राज्य सरकार में होती है। विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ, पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एलए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दल बदल से संबंधित संविधान की 10वीं सूची के तहत किसी विधायक के विरुद्ध एक अयोग्यता याचिका का निर्णय करते समय विधानसभा अध्यक्ष उस विधायक के पूर्व विधानसभा सदस्य एमएलए के दर्जे को समाप्त नहीं कर सकता है। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या निर्णय दिया है कि
जो दल बदल से संबंधित संविधान की जो 10वीं सूची है, 10वीं सूची में दल बदल है के बारे में दिया है। उसके तहत क्या है, किसी विधायक के विरुद्ध एक अयोग्यता याचिका पर निर्णय करते समय विधानसभा अध्यक्ष, जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो देखता है कि विधायक के मतलब दल बदल के विरुद्ध अयोग्य है या नहीं है। तो जब वो ऐसी याचिका देख रहा है, ठीक है, अयोग्यता याचिका पर निर्णय दे रहा है, तो उस विधायक के वो पूर्व विधानसभा सदस्य के दर्जे को समाप्त नहीं कर सकता। मतलब अगर उस मान लीजिए वो देख रहा है कि वो अयोग्य है या नहीं दल बदल के लिए, तो उसका अगर जो पूर्व विधानसभा सदस्य का जो दर्जा है वो उसको समाप्त नहीं कर सकता। 2014 में बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने 10वीं अनुसूची के तहत न केवल कुछ विधायकों को अयोग्य घोषित किया था, बल्कि उनके पूर्व विधायक का दर्जा भी समाप्त कर दिया था। इस प्रकार उन्हें पेंशन और अन्य लाभों से वंचित कर दिया गया था। तो 2014 में क्या हुआ था, जो विधानसभा अध्यक्ष थे उसने 10वीं अनुसूची के तहत क्या किया था, न केवल कुछ विधायकों को उसने अयोग्य घोषित कर दिया, ठीक है, मतलब बल्कि उनका पूर्व विधायक का दर्जा भी समाप्त कर दिया। ठीक है, जो पहले का उनका पूर्व विधायक का दर्जा उन्हें मिला था वो भी समाप्त कर दिया। तो फिर उनको कोई पेंशन और अन्य लाभ नहीं मिला। किहोतो होलोहन बनाम जचिलहू और अन्य 1992 वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष की शक्ति न्यायिक पुनर्वलोकन के अधीन है। तो ये जो वाद हुआ था 1992 में, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 10वीं अनुसूची है उसके तहत जो अध्यक्ष की शक्ति है कि वो दल बदल के तहत किसी विधायक को अयोग्य घोषित कर सकता है, वो न्यायिक पुनर्वलोकन के अधीन है। मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको, मतलब जो कोर्ट है वो उसको देख सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। मतलब आप जो है वो अध्यक्ष वो किसी भी विधायक का पूर्व विधायक का दर्जा नहीं ले सकता, ये बात हुई यहाँ पे। राज्यसभा पर संसदीय समिति, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिस लैंग्वेज, हाल ही में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ठीक है, एक समिति है कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिस लैंग्वेज, ठीक है, राजभाषा पर संसदीय समिति, इसने क्या है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस समिति का गठन 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत किया गया था। इसका गठन गृह मंत्रालय करता है और केंद्रीय गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। तो इसका गठन, इस समिति को बनाता कौन है, गृह मंत्रालय, और उसका अध्यक्षता कौन करता है, केंद्रीय गृह मंत्री करता है। यह समिति राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। किसको रिपोर्ट देती है, राष्ट्रपति को। सौंपे गए कार्य अधिदेश, आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना। ठीक है, इसको क्या देखना है कि जो भी उसको उद्देश्य सौंपे गए हैं उसमें देखना है कि हिंदी के उपयोग में प्रगति हुई है, इसकी समीक्षा करना। ठीक है, साथ ही आधिकारिक संचार में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए सिफारिश करना। मतलब कि ऑफिशियल लेवल पर हम जो है कि हिंदी के उपयोग को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर सिफारिश करना। तो बस ध्यान रखिए कौन बनाता है, गृह मंत्रालय। कौन अध्यक्षता करता है, केंद्रीय गृह मंत्री। ये राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। ठीक है, बताएगी हिंदी के बारे में। ठीक है, कि कैसे उसका यूज़ बढ़ाया जाए। अब देखिए पूर्वोत्तर परिषद, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है, प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के 50 साल पूरे होने पर पूर्वोत्तर के विकास के लिए 8 स्तंभों पर कार्य करने पर बल दिया है। ये स्तंभ है, देखिए जो प्रधानमंत्री है उन्होंने जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है उसके 50 साल पूरे हो गए हैं। तो 50 साल पूरे होने पर पूर्वोत्तर के विकास के लिए 8 स्तंभों पर उन्हें कार्य करने पर बल दिया। ये स्तंभ कौन से हैं, शांति, विद्युत, पर्यटन, 5G कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक, प्राकृतिक कृषि, खेल और क्षमता निर्माण। ठीक है, इन 10 स्तंभों पर कार्य करना है। याद रखिए, शांति, वहाँ पे शांति चाहिए है, विद्युत, पर्यटन हो, 5G कनेक्टिविटी हो, संस्कृति, प्राकृतिक कृषि हो, खेल और क्षमता निर्माण हो। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना गृह शहरी और ग्रामीण के तहत 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। और प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में क्या किया है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का उन्होंने उद्घाटन किया। ठीक है, अब देखें पूर्वोत्तर परिषद के बारे में। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल स्थापना कब हुई, संसद द्वारा पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971, संसद द्वारा इसकी स्थापना हुई 1971 में। जो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम था उसके तहत। नियंत्रक निकाय कौन है, ये परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। कौन इसका नियंत्रक निकाय है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। ठीक है, देखिए नाम सिमिलर से आपको याद हो जाता है। संरचना इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय गृह मंत्री NEC का पदेन अध्यक्ष होता है। जो केंद्रीय गृह मंत्री होता है वो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होता है। इसमें कौन है, 8 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम जो नॉर्थ ईस्ट के हैं सारे, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा इसमें शामिल है। ये क्या है, एक सांविधिक सलाहकार निकाय है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, सांविधिक है, सलाहकार है, निकाय मतलब सलाह देता है और निकाय। ठीक है,
इसके बारे में। कार्य क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना। जो पूर्वोत्तर राज्य है उनके बीच सहयोग को बढ़ाना, समन्वय को बढ़ाना और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय विवादों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना। उनमें जो विवाद होते हैं उनके लिए एक मंच प्रदान करना। ठीक है, तो संसद द्वारा बनी थी पूर्व नॉर्थ ईस्ट काउंसिल 1971 में। कौन नियंत्रक निकाय है? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। 8 राज्य हैं इसमें। ठीक है, आपस में जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें सहयोग बढ़ाना, ये इसका काम है। अब देखते हैं क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल। देखिए, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कोलकाता में आयोजित की गई। जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है उसकी अभी बैठक कोलकाता में आयोजित हुई। इसमें कौन आता है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में? इसमें बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड आदि राज्य शामिल है। कौन आ जाएगा? बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड एक्सेट्रा। अन्य देखिए और भी जो क्षेत्रीय परिषद हैं उनके बारे में। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन से राज्य आते हैं? हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन आता है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आता है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव व दादरा और नगर हवेली। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। ये है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषद के बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी क्या है? सांविधिक और संविधानेतर निकाय है। ठीक है, विधि से बनी और संविधानेतर बाद में। इसकी स्थापना देखिए संसद द्वारा हुई है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था 1956 उसके द्वारा हुई है क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना। संरचना देखते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष होता है। ठीक है, सदस्य कौन होते हैं? प्रत्येक राज्य से मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री तथा उस जोन में शामिल केंद्र शासित प्रदेशों के 2 सदस्य। ठीक है, तो कौन सदस्य होता है? प्रत्येक राज्य से मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री तथा उस जोन में शामिल केंद्र शासित प्रदेश से 2 सदस्य। कार्य निम्नलिखित के संबंध में चर्चा करना, सिफारिश करना। इसका कार्य क्या होता है? देखिए, इनका कार्य यही होता है आपस में सलाह वाला, मतलब समन्वय सब बढ़ाना ही देखना। आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में साझे हित का कोई मामला। ठीक है, जो आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में साझे हित का कोई मामला, सीमा विवाद, भाषा अल्पसंख्यकों तथा अंतर्राज्यीय परिवहन से संबंधित कोई मामला। देखिए, कोई विवाद है, ठीक है, इस तरीके का, तो उसमें ये सब काम करेंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित उत्पन्न होने वाला कोई मामला, तो ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कोई ऐसा मामला हो तो उससे रिलेटेड इनको सुलझाना है। तो देखिए, सांविधिक और संविधानेतर निकाय है, ये ध्यान रखिए। संसद द्वारा बनाया गया। ठीक है, अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। बाकी मैंने आपको बताई थी। देखिए, अब हमारे यहाँ पर काफ़ी टॉपिक्स हो गए हैं। अब केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन वाले टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर बताइए। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।